नमस्कार साथियों। अपने लेखक अरविंद जी हैं, उनका एक लेख प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें ऐसा है कि खंड खंड होता हुआ पाकिस्तान ऐसा नज़र आता है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान में मौजूदा सैन्य तनाव अगर खिंचता है तो उसका असर पाकिस्तान के आंतरिक हालात को ख़तरनाक मोड़ दे सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका है बलूचिस्तान की। आज बलूचिस्तान धधक रहा है। यह धधकता हुआ बलूचिस्तान की स्थिति क्या है? जैसे कि पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बात यह है कि जब उस पर बाहर से हमला हो रहा हो, संसद में प्रधानमंत्री शरीफ को गीदड़ कहा जाए और कई सांसद अपनी सेना पर सवाल उठा रहे हों, उस समय पाकिस्तान को कमज़ोर पाकर उस पर हमला बोला जाता है। बलूचिस्तान में होने वाले ऐसे किसी भी घटनाक्रम को कम करके नहीं आंका जा सकता। कारण पाकिस्तान ने अपनी अदूरदर्शिता, अतिविश्वास और फौजी ताकत से घरेलू समस्याओं को हल कर लेने की जिद में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर पीओजे तक ऐसे कई ज्वालामुखी बना लिए हैं, जिन्हें नीचे गर्म लावे के सागर ने आपस में जोड़ रखा है। इनमें सबसे बड़ा और ख़तरनाक है बलूचिस्तान का ज्वालामुखी। अगर इसका मुहाना खुल गया तो इसमें से इतना लावा निकलेगा कि इलाके का भूगोल बदल जाए और फिर आसपास और अंदर ही अंदर आपस में जुड़े छोटे छोटे तमाम ज्वालामुखी तो धधक ही रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अधिक्रांत जो अपने अधिकृत जम्मू कश्मीर से अलग तरह का असंतोष है, जो आए दिन इस पर कश्मीर में हो रहे विकास और खुशहाली की पनपी अस्थायी आशाओं से उपजा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का भूगोल कैसा रहेगा, यह बलूचिस्तान के भविष्य पर निर्भर करता है। इसीलिए भारत के हमलों के साथ कदम ताल मिलाते हुए बलूचिस्तान में किए गए इन हमलों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा सूबा देश के लगभग 44% भूभाग में है और खनिज संपदा से भरपूर है। बलूचिस्तान में आज पाकिस्तान से आज़ाद होने की जो छटपटाहट है, उसका कारण अतीत में है। जो जिन्ना पाकिस्तान के नायक हैं, वह बलूचिस्तान के लिए खलनायक हैं। कारण बलूच आज जिस भूभाग को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह इलाका मोटे तौर पर कलात रियासत के अधिकार क्षेत्र में आता था। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन के साथ 1876 में हुई संधि के जरिए अंग्रेज़ों ने कलात को विदेश और रक्षा मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में स्वायत्तता दी थी। 1946 में कलात के खान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया, जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने खरान और लास बेला को कलात के साथ मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान देश की पैरोकारी की। लेकिन उन्हीं जिन्ना ने आज़ाद बलूचिस्तान को जबरन मिला लिया। उसी के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए बलोच आंदोलन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हर किस्म की जोर ज़बरदस्ती करती है। पिछले दिनों क्वेटा के सिविल अस्पताल में 50 से ज़्यादा लाशें लाकर डंप करने की खबर लीक हुई थी। इन सभी की मौत गोली लगने से हुई थी। इन शवों को फौजियों ने अस्पताल में छोड़ गए थे। जगह की कमी के कारण लाशों को ढेर लगाकर रखा गया था। बलोच नेशनल मूवमेंट के प्रवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इसकी जांच कराने की मांग की है। वैसे अस्पतालों में फौज द्वारा शवों को डंप करने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। 2022 के अक्टूबर में मुल्तान का निस्तर अस्पताल सुर्खियों में रहा था, क्योंकि अस्पताल के मुर्दाघर की छत पर बड़ी संख्या में सड़ी गली लाशें मिली थीं। गिद्धों के मंडराने और हवा के साथ रह रहकर आती दुर्गंध के कारण इन शवों को डंप किए जाने का खुलासा हो सका था। जबरन लापता करने की नीति पाकिस्तानी सेना अपनाती है बलूचिस्तान में, जिसमें कि बलूचिस्तान में आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गायब कर देना फ़ौज का पसंदीदा तरीका रहा है। बीएनएम के सूचना सचिव काजीदाद मोहम्मद रेहान कहते हैं, अमूमन हर 100 लापता लोगों में से 42 को यातना देकर कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है, जबकि बाकी 58 का पता ही नहीं चलता है और बाद में कई के 100 सड़ी गली हालत में, कभी सामूहिक कब्र में तो कभी किसी अस्पताल की छत पर मिलते हैं। बहुत लोगों के शव तो मिलते ही नहीं हैं।
इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि 100 में करीब 9 लोगों की मौत हिरासत में हो जाती है। यह आंकड़ा इस साल के पहले 3 महीनों का है। 14 जिलों से इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार इस साल जनवरी में 107 लोग लापता किए गए, जिनमें 42 रिहा कर दिए गए। फरवरी में फौज और उसकी एजेंसियों ने 134 लोग अगवा किए, जिनमें 42 रिहा कर दिए गए, जबकि मार्च में 181 लोग उठा लिए गए और उनमें से 87 को ही छोड़ा। यानी अगवा किए गए तकरीबन 60% लोग लौटकर आए ही नहीं। बलूचिस्तान में समय समय पर सामूहिक कब्रें मिलती ही रहती हैं और ये विदेशी मीडिया में भी सुर्खी बनी है। ऐसी कब्रें खुजदार, तुर्बत में, डेरा बुगती से लेकर क्वेटा, ग्वादर, पंजगुर, नुस्की, बोलन जिलों में मिल चुकी हैं। इन कब्रों में ढेर लगाकर शवों को दबा दिया गया था। काजी दाद कहते हैं, सामूहिक कब्रों के मिलने से पाकिस्तानी फ़ौज की चारों ओर बदनामी हुई और इस स्थिति से बचने के लिए उसने अस्पतालों के जरिए शवों को ठिकाने लगाने की रणनीति अपनाई है। वैसे दूर दराज के इलाकों में ऐसी और सामूहिक कब्रें हो सकती हैं। जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना वहाँ से मिल पाती है, उसके आधार पर यह पूरा लेख लिखा गया। पाकिस्तान ने अपनी अदूरदर्शी नीतियों के कारण बलूचिस्तान को एक ऐसा खतरनाक ज्वालामुखी बना दिया है जिसका मुहाना अगर खुल गया तो इसमें से इतना लावा निकलेगा कि इलाके का भूगोल बदल जाएगा। साथ ही साथ खैबर में भी संघर्ष चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी संघर्ष चल रहा है। सिंधु देश के लिए अलग से आंदोलन अभी चल ही रहा है, जिसमें कि सिंध की भूमि सिंधु घाटी सभ्यता की जननी रही है, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मध्यकाल में यह क्षेत्र सूफी संतों, सांस्कृतिक समृद्धि और बहुलवादी परंपराओं का केंद्र बना। 1843 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन आने के बाद सिंध को 1936 में अलग प्रांत का दर्जा मिला। हालांकि 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान सिंध को बिना लोगों की राय जाने पाकिस्तान में मिला दिया गया। जी.एम. सईद सिंध के बड़े नेता रहे और उन्हें लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। सईद ने 1940 के दशक से ही सिंधी अस्मिता और स्वायत्तता की वकालत शुरू कर दी। 1972 में उन्होंने अलग सिंधु देश का विचार प्रस्तुत किया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहते हुए सिंध की संस्कृति, उसकी भाषा और उसके आर्थिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा था। सेना के वही तरीके हैं, कुछ सुधरने का नाम नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से ऐसा देखा जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी सेना के सभी लोग अपनी संप्रभुता को बना के रखना नहीं चाहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान खंड खंड होने से कोई बचा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।